भारतीय संविधान की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ पॉइंट मैंने बताए थे। हाँ आई भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। उसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था विश्व का सबसे व्यापक संविधान। संविधान की प्रस्तावना तथा उसमें उल्लिखित शब्द है ना, जिसके अंतर्गत मैंने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया था। इसका डिटेल हम प्रस्तावना के वहां पर पढ़ें। इसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, ये बात हमने पढ़ा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि संसदीय शासन जो व्यवस्था है, इसका हमारे संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है ना। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसका ये वर्ड यूज है प्रस्तावना में। गणतंत्र या गणराज्य वर्ड यूज है। पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है ना। समाजवादी शब्द है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर लागू है, लेकिन ये शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इसका भाव हमारे संविधान में निहित है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में उल्लिखित है या नहीं है, या इसके संबंध में क्या व्यवस्था है हमारे संविधान में, तो आपको यही बताना है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख नहीं है, मतलब वर्ड नहीं यूज किया हुआ कहीं पर, जबकि इसका भाव भारतीय संविधान में निहित है, ऐसा आपको बताना है। इसका भाव किस रूप में निहित है? इसका भाव इस रूप में निहित है। इसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है, 75 का तीसरा पॉइंट और 164 का तीसरा पॉइंट, यहां पर उत्तरदायित्व की बात कही गई है। इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और 164 का तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो भाव जो है, ये भाव कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली का है। हम एक बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका है, यानी संवैधानिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो भारतीय संविधान में केवल संवैधानिक कार्यपालिका का ही जिक्र है, वास्तविक कार्यपालिका का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका हम मानते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका माना गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल को संवैधानिक या नाम मात्र या औपचारिक कार्यपालिका मानी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि संसदीय शासन प्रणाली का वर्ड यूज नहीं किया गया है, और वास्तविक कार्यपालिका का भी हमारे संविधान में कहीं भी शब्द यूज नहीं किया गया। तो ये कभी टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर लागू है, हमारे यहाँ काम कर रही है, जिसको हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। इसको कहते हैं ब्रिटिश अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली को भारत में लागू किया गया है। लेकिन ये वर्ड कहीं भी संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसका भाव हमारे संविधान में उल्लिखित है।
इसके अंतर्गत जो वास्तविक कार्यपालिका की बात कही गई है, तो वास्तविक कार्यपालिका को भी हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, केवल संवैधानिक कार्यपालिका का ही मेंशन किया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का सिलेबस में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब देखो, सिलेबस में भी उल्लेख नहीं है, संविधान में भी उल्लेख नहीं है ना, दोनों जगह उल्लेख नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके बाद आता है संघात्मक तथा एकात्मक शासन व्यवस्था। ना, ये है हमारे आगे इसी यूनिट में संविधान, हमारे सिलेबस में इसका उल्लेख किया गया है ना, इसी यूनिट के अंतर्गत है, आगे हम पढ़ेंगे। तो संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था का डिटेल हम वहां पर पढ़ेंगे, उस टॉपिक के वहां पर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमेशा यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो हम वहां पर डिटेल करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था के तत्व भी सम्मिलित है भारतीय संविधान में, और एकात्मक व्यवस्था के तत्व भी सम्मिलित है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियां विभाजित कर दी जाती हैं, है ना। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां अलग अलग कर दी जाती हैं, विभाजित कर दी जाती हैं, यानी केंद्र के पास शक्तियां डिसाइड हो गई और राज्यों के पास शक्तियां डिसाइड कर दी जाती हैं। तो शक्तियों का जो विभाजन है उसको हम संघीय व्यवस्था मानते हैं, ऐसे संक्षेप में उसको समझ सकते हैं ना। संघीय व्यवस्था मतलब शक्तियों का विभाजन, है ना। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियां विभाजित कर दी जाती हैं, डिसाइड कर दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र राज्यों के बीच शक्तियां बांट दी गई हैं, विभाजित कर दी गई हैं, है ना। और ये विभाजन कहां पर उल्लिखित है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत विभाजन दिया गया है। एकात्मक व्यवस्था जो है, एकात्मक व्यवस्था इसकी अपोजिट व्यवस्था होती है, इसमें शक्तियां विभाजित नहीं होती हैं, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, तो उसको हम कह देते हैं एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां विभाजित होती हैं केंद्र राज्यों के बीच, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में शक्तियां विभाजित ना होकर संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। राज्य केवल क्या करते हैं, राज्य केंद्र के जो कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती हैं, केंद्र के जो दिशा निर्देश होते हैं, उनको क्रियान्वित करने का काम करते हैं, यानी राज्य क्रियान्वयन अभिकरण मात्र होते हैं, ऐसा कहा जाता है। एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं, राज्य क्रियान्वयन अभिकरण मात्र होते हैं, राज्यों का केवल भौगोलिक अस्तित्व होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल हम करेंगे आगे। यहां पर भी एक चीज समझने के, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि जो फेडरल वर्ड है, संघात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल, तो ये वर्ड संघात्मक या फेडरल वर्ड हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। संघीय व्यवस्था के तत्व और एकात्मक व्यवस्था के तत्व, दोनों तत्व संविधान में उल्लेखित है, लेकिन कहीं भी जो है हमारे संविधान में संघात्मक या फेडरल या फेडरेशन या संघीय वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो उसके स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ द स्टेट्स वर्ड यूज किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पहला है उसमें यूनियन ऑफ द स्टेट्स वर्ड यूज किया गया। उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, हिंदी में कहते हैं इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा है। अब ये क्यों कहा गया, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसमें कुछ 2 पॉइंट आते हैं। हाँ, है ना, ऐसा क्यों कहा गया है,
क्या बात है, तीनों एक साथ ही आते हो चारों? तो एक जगह से ही आते हो क्या? अच्छा ऐसा है क्या? वाह यार, तो काय से आते हो, गाड़ी से? हैं? अच्छा पैदल आते हो, आसपास रहते होंगे ना? हाँ, तो आई बात समझ में? देखो, संसदीय शासन प्रणाली शब्द यूज नहीं किया गया संविधान में, और फेडरल या संघात्मक वर्ड हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपको पूछ सकते हैं, और ये प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। 3 मार्क्स में आया है क्या? राज्यों का संघ क्यों कहा गया? क्यों कहा गया है? हाँ आया है ना। राज्यों का संघ कहने के पीछे अंबेडकर के 2 स्टेटमेंट है, अब वो हम वहां पर बात करते, पर यहीं पे बता दो इन्होंने क्वेश्चन जो कि किया है। भारतीय संविधान में फेडरल या संघात्मक शब्द यूज ना करके उसके स्थान पर राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स शब्द यूज किया गया, उसका अनुच्छेद है 1। तो इसके पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं, ऐसा हमने क्यों किया, और ये तर्क जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा दिए गए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कथन है, वो 2 स्टेटमेंट है, उसका कारण उन्होंने बताया। उन्होंने पहला कारण बताया है कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है ना। हम जब संघीय व्यवस्था आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका जिक्र आएगा, यहां पर भी मैं जिक्र कर देता हूं। 2 पॉइंट उसमें आते हैं। क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का यूज ना करके राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया है, क्यों? या भारतीय संघीय व्यवस्था को राज्यों का संघ कहा गया है, क्यों? दोनों का मतलब सेम है। तो इसके लिए जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 2 तर्क दिए हैं। वही तर्क आप उनका नाम लेकर के बता सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। भाई डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसके पीछे 2 तर्क दिए हैं, दोनों पॉइंट आपको लिख देना। पहला, उसमें कहा है कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब गहरा है, मैं भी बता रहा हूं। भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो भारत का जो संघ है, भारतीय संघ, वो राज्यों के समझौते के द्वारा नहीं बना है, यानी राज्यों ने संघ को नहीं बनाया है, जबकि बल्कि किसने बनाया है? संघ ने राज्यों को बनाया। यहां पर अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में राज्यों ने आपसी समझौता कर करके संघ का निर्माण किया है, अमेरिका में ऐसा किया गया है, इसलिए वहां पर फेडरल वर्ड यूज हुआ है, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ उल्टा हुआ है, हमारे यहाँ राज्यों ने संघ को नहीं बनाया है, संघ ने राज्यों को बनाया है, और अभी बना रहा है। अभी तेलंगाना बना, जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बना दिया गया। तो अमेरिका में यह किया गया है कि राज्यों ने मिलकर के एक समझौता करके संघ का निर्माण किया है, इसलिए वहां पर फेडरल वर्ड यूज हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ संघ पहले बना और संघ जो है राज्यों को बना रहा है, राज्यों को बनाया है उसने। ठीक है, तो ये उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी राज्यों ने मिलकर के संघ को नहीं बनाया है, बल्कि संघ ने राज्यों को बनाया है और संघ राज्यों को बना रहा है। संघ का मतलब है केंद्र, राज्य मतलब प्रांत, स्टेट्स। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों को कभी भी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को कभी भी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये 2 तर्क जो है आपको यहां पर लिखना रहेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघ को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है, या भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का यूज ना करके राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ द स्टेट्स शब्द यूज किया गया है। तो इसका अनुच्छेद है जहां पर इसका उल्लेख किया गया है, पहला, फर्स्ट, पहले अनुच्छेद में भारतीय संघ को राज्यों का संघ नाम दिया गया है, और इसके पीछे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ये 2 तर्क दिए हैं। तो आपको अनुच्छेद 1 का उल्लेख करना पड़ेगा
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हुए 2 तर्क देना पड़ेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यही क्वेश्चन प्री में आ सकता है। बात इस जो संघ है उसको राज्यों का संघ क्यों कहा गया है, तो उसमें 2 कूट रहेंगे और उसमें फिर रहेंगे ऑप्शन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत। इस यूपीएससी में आते हैं ना ऐसे। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पुराने पेपर देखने से ये फायदा होता है, अब ये रोज पेपर देख रही हैं, यहाँ पर ला रही हैं, तो इनको पता है। तो इससे क्या है कि तैयारी करने का एक जरिया पता चलता है, क्लू पता चलता है कि हमें इस वे में तैयारी करना है। इसलिए मैंने पहले ही फर्स्ट ही बोला था कि आपको जो है हमेशा सिलेबस और पुराने पेपर साथ में रखना है ना। साथ में रखने का मतलब पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि आप साथ में रखे हैं बस। साथ में रखने से काम तो नहीं चलेगा। उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बार बार, तब पता चलेगा कि क्या आया हुआ है ना, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। हाँ, जो 2014 में क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ, हाँ, वाक्यांश से क्या अभिप्राय है? हाँ, तो वही तो है, वही तो है, वही है। वो वाला कब आया जो आपने यही हाँ, यही तो है 2014 में यही क्वेश्चन आया। हाँ, तो वही है, इसका 2 तर्क ही देना है, वो सेम, मतलब परफेक्ट है ये, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और तो इसमें 3 में 3 मिलना है, बस इन 2 तर्कों के साथ साथ आपको अनुच्छेद 1 और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिखना है, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 में 3 आपको मिलेंगे। और मैंने जैसा कि बताया था कि अभी क्या होने वाला है, देखो पता चल गया, कॉपी का पैटर्न पता चल गया। कॉपी की बिल्कुल चेंज कर दिया उसने कॉपी इस बार। हर बार कुछ ना कुछ आयोग जो है ब्लास्ट करता है। स्पेस बढ़ा दिया इस बार। 3 में नहीं 4 लाइन, 3 लाइन है वो। 1 लाइन तो क्या वो क्वेश्चन की रहती है, 3 ही लाइन है वो। 3 लाइन पहले, 4 लाइन तो क्या दे ही नहीं सकता वो, क्योंकि 4 लाइन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो 3 लाइन दी है, और चौथी लाइन जो बच्चे कह रहे हैं वो गलत करें, उसके नीचे क्वेश्चन, तो उस लाइन का यूज नहीं करना है, 3 ही लाइन का यूज करना है ना। तो इसके अलावा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूरा पेज दिया है, लेकिन पूरा पेज जो है वो मतलब लालच के लिए है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लाइन ही लिखनी है उसमें, लिखना नहीं है, आधा पेज ही लिखना है। अब कई बच्चे पूरा पूरा लिख के आए। अब देखो यही तो हो जाता है ना, वहां पर सूझबूझ, डिसीजन पावर, ये बहुत मायने रखता है। अब बच्चों को लगा यार पूरी लाइन लिए लिख दो, लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्वालिटी गड़बड़ होगी, क्योंकि आप इतना थोड़ी लिख सकते हैं कि पूरा पूरा पेज यहाँ लिख रहे हैं, फिर उधर 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। पहले क्या होता था कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही आते थे, जब पूरा पेज लिखते थे तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 ही आते थे उसमें। तो अब इतना कोई लिख ही नहीं सकता कि 5-5 क्वेश्चन आपको 11 नंबर के लिखना है और 10 क्वेश्चन 5 नंबर के लिखना है, पूरा पेज आप भरेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका छूटेगा, या जल्दी जल्दी लिखेंगे, राइटिंग गड़बड़ाएगी, क्वालिटी गड़बड़ाएगी। तो हाँ, तो उसमें चूंकि क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया है कि 50 वर्ड्स या 5 से 6 लाइन, बस वो ध्यान रखना है आपको। पूरा पेज दे रहा है तो देने दो। अब यही हो जाता है, देखो बच्चों ने क्या है कि अगर नहीं समझा, वहां पर समझदारी नहीं रखी, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी स्टूडेंट। सर आयोग हर बार जाल बिछाता है बच्चों से। हाँ, मतलब वो जाल ही एक तरीके से सही है। और वहां पर उसने 15 से 20 वर्ड लिख दिए हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में पहले 10 वर्ड्स लिखता था, 1 लाइन लिखता था। अब उसने लाइन का नहीं लिखा है, उसने लिखा है 15 से 20 शब्द। हाँ क्लियर, उसमें 15 से 20 शब्द लिखा है, और उस हिसाब से उसने 3 लाइन 3 नंबर के क्वेश्चन में दी। अब यहां पर भी प्रॉब्लम हुई होगी थोड़ा सा, मतलब एकदम माइंडसेट वैसा रहता है स्टूडेंट का, और वहां पर उसने देखा कि अरे ये तो 15 से 20 शब्द दे दिए। 10 शब्द और 15 से 20 शब्द में अंतर आ जाता है। डबल हो सकता है कई स्टूडेंट ने देखा ही नहीं हो। ये भी है। ये भी है ना, उनके दिमाग में तो यही है कि 3 नंबर में तो 10 शब्द 1 लाइन, और उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें 15 से 20 शब्द भी लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया। तो
तो ये बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। इसलिए जो है पूरा पेपर एक एक चीज ध्यान से पढ़ना चाहिए। सर ये तो अधिकतम रहता है 15 से। हाँ, अधिकतम ही रहता है, अधिकतम ही रहता है। तो 15 से कम लिखते तो भी चलेगा? आप कम लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे वो 3 लाइन पूरी भरेंगे। किसी ने मान लीजिए एक ही लाइन लिखी तो नंबर वो काट लेगा। ये होता है, प्रॉब्लम यही होती है। वो ट्रेंड बन जाता है ना, माइंड सेट हो जाता है चेक करने वाले का कि वो सभी 3-3 लाइन लिख रहे हैं और एक कॉपी कोई आई उसमें एक ही लाइन 2 लाइन लिखा हुआ है, तो उसको लगेगा इसको कम आ रहा है। हो सकता है उसने सही लिखा हो, परफेक्ट लिखा हो, लेकिन उसको लगेगा बाकी लोग ज्यादा लिख रहे हैं, ये कम लिख रहे हैं, तो उसके नंबर काट सकता है। तो ये समस्या आती है, इसलिए वो 15 से 20 शब्द दिए हैं तो उस हिसाब से ही लिखना पड़ेंगे। अब ये मेरे ख्याल से सब पेपर ऐसे ही आएंगे। अब आज पेपर जो है उससे और पता चल जाएगा क्या स्थिति है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो गलत है। एक जैसा पैटर्न होना चाहिए, कम से कम हाँ, एक जैसा पैटर्न होना चाहिए। मतलब क्या है, नहीं पैटर्न ठीक है, लेकिन बच्चे को पहले पता चल जाए ना, स्टूडेंट को पहले पता चल जाए कि भाई ऐसा होने वाला है, तो माइंड सेट हो जाता है पहले से कि चलो ऐसा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक वहीं जब चीजें पता चलती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। कई बच्चे तो एकदम घबरा जाते हैं, जैसे 2019 में हुआ था। उसने पहले जो है कॉपी दी थी, उसने स्पेस छोड़ने के लिए कहा था और फिर वहां पर पूरा पेज दे दिया। पहले जो मॉडल कॉपी उसने जारी की थी, उसने बोला था कि जो पहले 6 नंबर का आता था पूरा पेज, मतलब 100 वर्ड्स, तो उसने क्या किया था कि ये इतना जो है स्पेस छोड़ने के लिए उसने बोला था कि इतना स्पेस छोड़ना है, इसके ऊपर ही लिखना है। लेकिन बाद में जब वहां पर कॉपी मिली तो पूरा पेज दे दिया, तो कई बच्चे जो है उससे घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो ये इस तरह की चीजें जो होती हैं आयोग द्वारा, ये सही नहीं है एक तरीके से। इससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। अब देखो, आप पैटर्न जो है 2020 में जो पैटर्न आया उसमें ये लिखा 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें लिखा हुआ है 10 शब्द या 1 लाइन लिखा हुआ है, और आप यहां पर लिख रहे हैं 15 से 20 शब्द। ये तो गलत हो गया ना, आपने जो सिलेबस पैटर्न जो डिक्लेयर किया है उससे तो गलत हो गया। और इसके पहले जो 5 नंबर की कॉपी आपने दी उसमें आधा पेज दिया, यहां पर पूरा पेज दे दिया। तो जो भी हो आपने लिखा है उसमें कि 50 वर्ड्स, लेकिन पेज पूरा देने से बच्चे तो घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, पेज कैसे पूरा दे दिया इसने, पेज पूरा। अब 1-2 स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने तो पूरा पूरा लिखा, पूरा पेज भरे सर हमने लिखा। हमने कहा गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना आगे। पूरा पेज दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लिख तो रहा है उसमें 50 वर्ड्स ना, तो आपको 50 वर्ड्स लिखना है, पूरा पेज भरने का क्या मतलब। तो कई लोगों ने पूरा पूरा पेज भरा है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ होगा। हो सकता है इससे नंबर भी काट ले, क्योंकि हमने दिया 50 वर्ड्स, आप लिखे 100 वर्ड्स, डबल लिख लें, तो नंबर भी काट सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि उसका जो वर्ड लिमिट है उसका उल्लंघन हुआ है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखना है, ये आगे जो मेंस आप लोग देंगे तो ये सब चीजें सीखने की रहती हैं। क्या सीखना है, सीखना ये है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। मतलब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना है, माइंड सेट करके जाना है कि कुछ भी हो जाए, हमें जो है लिख करके आना है प्रॉपर तरीके से, हमें घबराना नहीं है। बस ये इससे जो है सीख लेना है इन चीजों से। लगातार जो चीजें हो रही है ना, अब बेचारे जो दे रहे हैं उनके साथ तो हो गया, पहले पेपर में तो हो गया जो भी होना था, लेकिन आप लोग सीख लो कि हम जब मेंस देंगे तो हम जो है हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। तो यही तो है ना कि जो सीनियर्स रहते हैं, है ना, जो लोगों के अनुभव रहते हैं, उनसे सीखना है। तो आप यही चीजें सीख लो आप,
कि मेंस में कुछ भी आयोग करता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें माइंडसेट पहले से कर लेना है कि कैसी भी कॉपी आए हमें जो है उससे घबराना नहीं है, उस हिसाब से हमें लिखना है। ठीक है, हाँ। तो ये आगे बात समझ में, संघात्मक एकात्मक व्यवस्था। इसके बाद आता है न्यायिक समीक्षा। जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो विशेषताओं के पॉइंट हम लिख रहे हैं ये आधारभूत ढांचे में भी आएंगे और ये पर्टिकुलर आपको 3 नंबर पे भी पूछ सकते हैं, है ना। जैसे न्यायिक समीक्षा का अलग से टॉपिक भी है आपके सिलेबस में और आया भी है क्वेश्चन। एक्चुअली इसको हिंदी में लिखा हुआ है आपके सिलेबस में न्यायिक पुनरावलोकन। आपका जो सिलेबस है देखेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन। इंग्लिश में लिखा है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू लिखा है इंग्लिश में, और हिंदी में सिलेबस में लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन। वैसे देखा जाए न्यायिक समीक्षा वर्ड है तो मैं उसके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से लिख देता हूं न्यायिक पुनरावलोकन, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी यूनिट में सिलेबस में दिया गया है ये। जुडिशियल रिव्यू है ना, न्यायिक पुनरावलोकन। वैसे इसको न्यायिक समीक्षा वर्ड्स यूज करते हैं, सही वर्ड है, लेकिन चूंकि सिलेबस में न्यायिक पुनरावलोकन दिया है इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। जुडिशियल रिव्यू इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये क्यों लागू की गई व्यवस्था, इसको लागू करने के पीछे जो बड़ा रीजन है वो है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है और इस व्यवस्था को हमने अमेरिका से लिया हुआ है। ये अमेरिका की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून, अधिनियम, कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश या आदेश अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, यानी संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। तो इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि यहां पर जो आधार माना जाता है इसका वो है संविधान का उल्लंघन, है ना। संविधान के उल्लंघन के आधार पर यह रिव्यू होता है, न्यायालय करता है। चाहे उल्लंघन अधिनियम के जरिए हो, चाहे वो उल्लंघन अध्यादेश या आदेश के जरिए हो, उसकी समीक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। अगर वो उल्लंघन उसने किया है तो उसको जो है निरस्त कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको अर्थ शून्य घोषित कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं अर्थ शून्य घोषित कर देना, एक वर्ड यूज होता है अर्थ शून्य। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि न्यायालय ने संविधान के उल्लंघन के आधार पर इस प्रावधान को या इस संशोधन को अर्थ शून्य घोषित कर दिया। सर आपके पीछे अक्षुण शब्द बताया नहीं, अर्थ शून्य आपने गलत सुना होगा, अर्थ शून्य। अक्षुण अलग है, अक्षुण हाँ होता है, अक्षुण वर्ड भी होता है। अक्षुण का मतलब होता है उसको बनाए रखना, है ना, उसके लिए अक्षुण वर्ड यूज होता है। और अर्थ शून्य का मतलब होता है उसको समाप्त कर देना, हटा देना। जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग को कोर्ट, हाँ वही, वो इसका एग्जाम्पल है। 99 अमेंडमेंट जो हुआ था, 99 अमेंडमेंट को न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर हटा दिया है। अभी 99 अमेंडमेंट नहीं है अस्तित्व में, तो वो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम उसका उल्लेख करते हैं। आई बात समझ में? जुडिशियल रिव्यू के एग्जाम्पल में हम
99 अमेंडमेंट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है, हटा दिया है, वो इसके एग्जाम्पल में हम उसको लिखते हैं, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के एग्जाम्पल में। तो आगे बात समझ में, जुडिशियल रिव्यू का मतलब, हालांकि इसका अभी डिटेल और करना है क्योंकि अलग से सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है, तो क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। सर इसकी हेडिंग पुनरावलोकन ही डालना है, समीक्षा नहीं डालना? हाँ, एक्चुअली सिलेबस में वर्ड जो है वो यही लिखा हुआ है, सिलेबस में यही लिखा है तो वही लिख लो, लेकिन इंग्लिश देख लेना, वहां पर इंग्लिश वहां पर देखना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर इसमें वर्ड जो आता है वो न्यायिक समीक्षा वर्ड आता है। जैसे आप टीएमएच देखेंगे लक्ष्मीकांत की, तो लक्ष्मीकांत में इसको न्यायिक समीक्षा लिखा है, लेकिन सिलेबस में उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन लिख दिया है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ठीक है ना, मैंने आगे दोनों का अंतर भी बताया है, न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन के बीच आगे अंतर भी मिलेगा इसी यूनिट के आगे, वो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर आएगा। तो आगे बात समझ में, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का मतलब, जुडिशियल रिव्यू का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना तथा संविधान का संरक्षण करना, ये इसका पर्पज हो गया। स्रोत के सोर्स क्या है, सोर्स अमेरिकी संविधान है। फिर इसका आधार क्या है, इसका आधार है संविधान का उल्लंघन करना, है ना, 3 चीजें हो गई। सबसे पहले इसका पर्पज, इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना या संविधान का संरक्षण करना। आधार है संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन या संविधान का उल्लंघन, एक ही बात है। हाँ, इसमें संविधान का उल्लंघन है, संविधान के मूल ढांचे नहीं, संविधान का उल्लंघन, मूल ढांचा नहीं, मूल ढांचा तो खैर वो अलग चीज हो जाती है, मूल ढांचे में कुछ ही खास पॉइंट आते हैं। इसमें संविधान का उल्लंघन आएगा, संविधान के किसी भी उपबंध का अगर उल्लंघन होता है तो उसका रिव्यू न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसी बात का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है तो नहीं, क्रियान्वयन नहीं, क्रियान्वयन की बात नहीं, अपोजिट, मतलब ऐसा कोई अधिनियम पास किया गया है या ऐसा कोई आदेश या अध्यादेश जारी किया गया है, ऑर्डिनेंस पास किया गया है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे अभी ये बात 99 अमेंडमेंट, 99 अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था कि एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। पहले कॉलेजियम प्रणाली थी, कॉलेजियम प्रणाली के बेस पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती थी जिसमें न्यायाधीश ही होते थे। कॉलेजियम के स्थान पर एक आयोग के गठन का प्रावधान 99 अमेंडमेंट में किया गया था, वो आयोग था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कानून मंत्री को सदस्य बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यहां थी, जिस आधार पर उसको हटाया गया, उसको उस प्रावधान को निरस्त किया गया, है ना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में न्यायाधीश तो वही थे, लेकिन उसमें एक कानून मंत्री सदस्य होगा, ये प्रावधान इसमें किया गया। तो इसको लेकर के ऑब्जेक्शन हुआ, कानून मंत्री जो है कार्यपालिका का सदस्य है, अगर कानून मंत्री इसमें सदस्य बनता है और इस आयोग द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, और कार्यपालिका न्यायपालिका में इन्वॉल्व हो जाएगी। जबकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। तो ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन था, अनुच्छेद जो 50 है इसका उल्लंघन कहीं ना कहीं जो है हो रहा था इस आयोग के जरिए, इस अमेंडमेंट के जरिए। तो इस बेस पर राष्ट्रीय 99 अमेंडमेंट को समाप्त किया गया, ये है, ऐसा है उल्लंघन। तो मूल ढांचे के अगर उल्लंघन की बात करेंगे तो कुछ ही प्रावधान आएंगे उसमें, मूल ढांचे के उल्लंघन की बात नहीं है, मूल ढांचे के उल्लंघन तो खैर है ही, साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध का अगर उल्लंघन होता है, संविधान का कोई भी उपबंध है उसका अगर उल्लंघन किसी अधिनियम के जरिए, किसी अध्यादेश के जरिए होता है तो उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू
न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसको समाप्त घोषित किया जाएगा। इसी को इसलिए वर्ड मैंने यूज किया है अर्थशून्य। यह है अर्थशून्य यानी समाप्त घोषित कर देना, यानी उसका अर्थ शून्य कर देना। समझ रहे हैं ना? मीनिंगलेस बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंगलेस, मतलब मीनिंग उसका खत्म ही हो गया। ये सर जैसे संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता बताया गया है इसको, हाँ, तो इसके साथ भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें तो मतलब कैटेगरी डाली थी ना किसी हिंदू बौद्ध जैन को ही नागरिकता दी जाएगी। कैटेगरी नहीं है वो कैटेगरी थोड़ी है। हाँ मतलब कैटेगरी तो SC ST OBC होते हैं। हाँ मतलब उसमें विभाजन कर रहे थे ना धर्म के द्वारा कि 3 समुदाय के लोगों को ही सिटीजनशिप दी जाएगी। नहीं तो सिटीजनशिप दी जाएगी तो उसमें पंथ निरपेक्षता के उल्लंघन की बात थोड़ी है। तो सबको समान मानना चाहिए ना उस बिल में। नहीं, उसमें नागरिकता को नहीं, उसका आधार अलग है। उसका आधार यह है कि नागरिकता देना है, नागरिकता किसी को छीनना होती तो उसमें उल्लंघन होता है। उनको तो सुविधाएं दे रहे हैं ना। भेदभाव की बात उसमें इसलिए नहीं क्योंकि लगभग सभी वर्ग आ गए, सभी धर्म आ गए। मुस्लिम को छोड़ के मुस्लिम को क्यों नहीं किया गया? कि मुस्लिम के साथ अत्याचार होना नहीं है। मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम के साथ अत्याचार क्यों होगा? इसलिए मुस्लिम वर्ग को उसमें नहीं रखा है, जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 3 ही देश की बात उसमें कही गई, जो जिसकी अब नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें केवल 3 ही कंट्री की बात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आने वाले, भारत आने वाले लोग हैं जिन पर वहां पर अत्याचार हुआ है, इसलिए भारत आए हैं वो बेचारे। हाँ, वहां पर अल्पसंख्यक है वो, है ना। मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है ना, मुस्लिम तो बहुसंख्यक है, और मुस्लिम बहुसंख्यक है तो उन पर कोई अत्याचार तो होगा ही नहीं। तो इसलिए मुस्लिम को उसमें नहीं रखा है क्योंकि जरूरत ही नहीं ना, और बाकी को सुविधाएं देना है, नागरिकता देना है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है उससे। ठीक है ना ये। हाँ, तो आगे बात समझ में, न्यायिक पुनरावलोकन, आधार संविधान का उल्लंघन। संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है किसी अधिनियम के जरिए, किसी अध्यादेश के जरिए, तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और उसको समाप्त घोषित कर देगा। सर ये समीक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है? दोनों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार है ये। हाँ, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी, दोनों को दिया गया है। ये अब बाकी डिटेल हम आगे करेंगे क्योंकि अलग से टॉपिक इसका आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद आता है विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। ब्रिटेन में इसके प्रतिपादक डायसी कहे जाते हैं। इसका भी जिक्र हम मौलिक अधिकार के वहां पर करेंगे। मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है, वहां पर विधि के समक्ष समानता के रूप में इसका उल्लेख किया गया। आपको यहां से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारत में विधि का शासन किस रूप में लागू है, और ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया। इस तरह का क्वेश्चन यहां बन सकता है आपको पर्टिकुलर 3 नंबर में कि विधि का शासन भारत में या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत और किस रूप में लागू किया गया है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। कहां से लिया है तो ब्रिटेन से लिया है। हमारे संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया है तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया, 14 में किया गया है। किस रूप में किया गया है तो विधि के समक्ष समानता के संबंध में यूज किया गया है इसका, बस। अब इसका मीनिंग क्या होता है तो मीनिंग यह होता है कि इसका मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। विधि के समक्ष सभी बराबर हैं अर्थात सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा, उसको सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा और सभी के लिए एक जैसी न्यायिक व्यवस्था होगी। यह है
विधि के समक्ष समानता या विधि के शासन का मतलब, रूल ऑफ लॉ के मतलब। और इसके प्रतिपादक हैं ब्रिटेन में डाइसी। डाइसी ने इसका प्रतिपादन किया था ब्रिटेन में, और उसी को हमने यहाँ पर लागू किया है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर अलग है, वो है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसका जिक्र हम करेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें सभी के लिए एक जैसे कानून बनाने की बात कही गई है, सभी पर उसको लागू करने की बात कही गई है, और सभी के लिए एक जैसी न्यायिक व्यवस्था होने की बात कही गई है। तो यह है विधि का शासन। सर आया है पर थोड़ा अलग पूछा है। अच्छा, कैसा आया? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को स्पष्ट। हाँ, तो उसमें दोनों का उल्लेख करना था, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, क्योंकि आर्टिकल 14 में दोनों बातें कही गई, विधि के समक्ष समानता भी कही गई है और विधि का समान संरक्षण भी किया गया। ये कितने मार्क्स में आया? 3 में। यहाँ तो दोनों का उल्लेख करना था। आगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यहां पर यह है कि भारतीय संविधान में यहां के नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता प्रदान की गई है ना, राज्यों की अलग से नागरिकता यहां पर प्रदान नहीं की जाती है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि यहाँ के नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता यानी देश की नागरिकता दी गई है, राज्यों की अलग से नागरिकता प्रदान नहीं की गई है, जैसे अमेरिका में दी गई है। अमेरिका के जो व्यक्ति हैं वो अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्यों के भी अलग अलग नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, यानी किसी राज्य सरकार द्वारा अपने यहाँ के लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दे सकती है, मतलब सुविधा दे सकती है लेकिन अन्य राज्य के नागरिकों को उस सुविधा से वंचित नहीं कर सकती, ये इसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पर जैसे मतलब MPPSC द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उससे अन्य राज्य के लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। MPPSC नहीं कह सकती भाई यूपी के लोग ये परीक्षा नहीं देंगे, बिहार के लोग नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकती। एक बार ऐसा हुआ था, ये बात मैं बता रहा हूँ 1996 की। 1996 में MPPSC ने अदर स्टेट के लोगों को परीक्षा में बैठने से मना कर दिया था, तो वो लोग जबलपुर हाई कोर्ट गए। जबलपुर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, आप रोक नहीं सकते किसी को, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप की बात है। तो तब से जो है चल रहा है, बाहर के लोग एग्जाम देते हैं और आप लोग भी जाके दे सकते हैं। हमने तो खैर दिए हैं, राजस्थान का दिया है, निकाला, यूपी का भी निकाला, इंटरव्यू दिया है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम बहुत जाती है, जब यहाँ पर हमारे समय में 2000 से 2005 के बीच में एग्जाम नहीं हुई थी, तो मजबूरी में फिर अदर स्टेट के एग्जाम देना पड़े। 5 साल तक कोई एग्जाम नहीं हुई थी, वो दौर था, और उसका कारण यही था जो अभी कारण है। ओबीसी को 27% आरक्षण वाला जो मुद्दा था वही मुद्दा उस समय था। अभी तो एग्जाम हो रही हैं, उस समय कोई भी एग्जाम नहीं। आप सोचो 5 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने किया था। बाद में जब इनकी सरकार आई बीजेपी की, तो उन्होंने मामला वापस ले लिया और तब से लेकर अब तक एग्जाम हो रही थी। फिर इनकी कांग्रेस की सरकार आई, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, तो फिर भी एग्जाम हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। जो भी है फॉर्मूला उन्होंने कुछ बना के और एग्जाम लेना स्टार्ट किया और चल रहा है। उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो अदर स्टेट के एग्जाम देते थे, यूपी राजस्थान वगैरह निकाली थी, लेकिन अब फाइनल इसलिए नहीं हुआ कि इंटरव्यू में नंबर देते ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी हमारे यहाँ अदर स्टेट के लोगों को इंटरव्यू नंबर दे देते हैं, बाहर वहाँ नहीं देते। UPPCS में तो बहुत खतरनाक स्थिति, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत है, बाहर वालों देते ही नहीं है, बाहर का देते। छत्तीसगढ़ में रहता है, हाँ छत्तीसगढ़ में रहता है। नहीं, राजस्थान में नहीं रहता। राजस्थान में वो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, कल्चर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बाकी ऐसा लैंग्वेज का नहीं है। छत्तीसगढ़ में है, बाकी जगह रहता है, गुजरात में है, जैसे महाराष्ट्र में है, लैंग्वेज का पेपर रहता है। हाँ, तो एकल नागरिकता हो गया। एकल नागरिकता का मतलब यहीं पर यह है कि
आप जो है राज्य, चूंकि राज्य की नागरिकता नहीं है तो इसलिए जो है आप किसी दूसरे राज्य के व्यक्तियों को अपने राज्य में सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले होता था, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था अपवाद स्वरूप, तो वहां पर होता था कि आप जो है वहां की एग्जाम नहीं दे सकते थे, वो लोग हमारे यहां पर आके एग्जाम दे सकते थे। पहले 2019 की पहले की बात बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में जब दोहरी नागरिकता थी तो जम्मू कश्मीर के लोग यहां पर आके एग्जाम दे सकते थे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में जाके एग्जाम नहीं दे सकते थे। जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, वो यहां पर आके जमीन खरीद सकते थे। तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी। एकल संविधान, एकल संविधान मतलब यह है कि भारत में एक ही संविधान है, वो है भारत का संविधान। राज्यों के अलग अलग संविधान की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी में पूरा संघ का शासन इसी में है, राज्यों का शासन इसी में है। भाग 5 में संघ का शासन है, भाग जो 6 है उसमें राज्यों के शासन की बात कही गई है। राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और दोहरे संविधान की व्यवस्था है। वहां पर संघ का संविधान अलग है और राज्यों का अलग अपना अलग अलग संविधान है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका देखिए, 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं चल रही हैं वर्ल्ड में। न्याय एकीकृत, दोहरी या संघी। आपका पीछे इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम? हिंदी है ना, वही। हाँ, तो एकीकृत दोहरी, एकीकृत जो व्यवस्था होती है वो एकात्मक, जहां पर व्यवस्था लागू है, एकात्मक व्यवस्था वाले देशों में एकीकृत और संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में संघी या दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था चल रही है। एकात्मक व्यवस्था वाले देशों में प्रचलित दोहरी या संघी, संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में प्रचलित ये है। तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के कुछ तत्व लागू हैं और एकात्मक व्यवस्था के भी तत्व लागू हैं। दोनों व्यवस्था के तत्व लागू मैंने भी बताया है। तो एकीकृत न्यायपालिका यहाँ पर चल रही है, जिसका मतलब यही होता है कि जो भी न्यायिक इकाइयां हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग न्यायिक व्यवस्था नहीं है। न्यायिक व्यवस्था में सेपरेशन नहीं है, अलगाव नहीं है ना, सेपरेट नहीं है, मिक्स है। जैसे संघीय या दोहरी न्यायपालिका में क्या होता है, संघ की न्यायपालिका अलग होती है और राज्यों की अपनी अलग न्यायपालिका होती है, जुड़ाव नहीं होता है ना। एकीकृत न्यायपालिका में सभी न्यायिक इकाइयां एक दूसरे से यहां पर जुड़ी हुई होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मामला, कोई भी केस निचले स्तर से स्टार्ट होकर के सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है। यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में मामला स्टार्ट हुआ तो वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, जिला न्यायालय जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन संघीय
जो न्यायपालिका होती है या दोहरी न्यायपालिका होती है, उसमें क्या होता है, उसमें राज्य का अगर कोई केस है तो राज्य की न्यायपालिका सुलझाएगी, केंद्र का कोई केस है तो केंद्र की न्यायपालिका सुलझाएगी, है ना। अपीली कोर्ट अलग होते हैं, दोनों के अपीली कोर्ट अलग हैं, बाकी ऐसे जुड़े हुए नहीं रहते हैं, न्यायिक इकाइयां जुड़ी हुई नहीं रहती हैं जैसे एकीकृत न्यायपालिका में होती हैं जो हमारे यहाँ प्रचलित। एक्चुअली एकीकृत न्यायपालिका ये यूरोपीय न्यायपालिका, यूरोपीय देशों में प्रचलित। ये जो है अमेरिका और कुछ और देश हैं जहां पर संघात्मक व्यवस्था लागू है, वहां पर जो है दोहरी न्यायपालिका है। ये है यूएसए, भारत तथा कुछ यूरोपीय देश में प्रचलित है। तो पर्टिकुलर आपको 3 नंबर में एकीकृत न्यायपालिका क्वेश्चन भी आ सकता है ना। एकीकृत न्यायपालिका में जैसा मैंने बताया कि इस व्यवस्था, इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी न्यायिक इकाइयां एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं, और जुड़ी हुई हैं इसलिए तो कोई मामला निचले स्तर से स्टार्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय का अधिकार दिया गया है। जबकि दोहरी न्यायपालिका या संघीय न्यायपालिका में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि जुड़ाव नहीं है, इसलिए राज्य का मैटर है, राज्य का कोई केस है तो राज्य की न्यायपालिका सुलझाएगी, संघ या केंद्र का कोई केस है तो केंद्र की न्यायपालिका संघ की न्यायपालिका सुलझाएगी, है ना। तो ये है हमारे यहां पर एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था। वयस्क मताधिकार, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। वयस्क मताधिकार, इसका अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, 326 326 अनुच्छेद वयस्क मताधिकार का क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है। 1 या 2 बार आया है, कम से कम 1 बार तो आई है, हो सकता है 2 बार पूछ लिया हो। वयस्क मताधिकार 3 नंबर में, है ना। वयस्क मताधिकार का मतलब यही होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भारत के नागरिक हैं उनको अपने पसंद के जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। इसका आगे डिटेल हम करेंगे। पहले जो है ये आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर 61 अमेंडमेंट हुआ 1989 में। इसके तहत राजीव गांधी सरकार द्वारा एज को घटा करके कर दिया गया 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष की आयु थी और उसको घटा के कितना किया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए रिकमेंड तारकुंडे समिति द्वारा किया गया था और इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ है वो 61 अमेंडमेंट हुआ है। 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत ये जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। एक बार निर्वाचन चुनाव सुधार संबंधी समितियों का भी क्वेश्चन आया है। चुनाव सुधार संबंधी समितियां शायद पिछले साल या और पहले आया है ना क्वेश्चन, 1 साल पहले ही आया है। भारत में चुनाव सुधार संबंधी समितियों का उल्लेख कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन एक बार पूछा गया 3 नंबर में। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार अभी आगे और डिटेल आएगा जब हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, चुनाव सुधार पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेल आएगी। चुनाव सुधार का भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। मौलिक अधिकार, ये भी विशेषताओं के अंतर्गत, आधारभूत ढांचे के अंतर्गत इनका उल्लेख आता है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएस भी, इन सभी का डिटेल आगे हम करेंगे क्योंकि टॉपिक दिए गए हैं इनके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का भाग 3 है और आर्टिकल है 12 से 35। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। ये तो इस तरीके से ये संविधान की विशेषताएं भी हो जाती हैं
और संविधान का आधारभूत ढांचा भी हो जाता है। संविधान के आधारभूत ढांचे के पॉइंट्स भी यहां पर मैंने बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, 2 जगह ये पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान की विशेषताओं में ये पॉइंट आपको लिखना है, और दूसरा संविधान का जो आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा है उसका क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी ये पॉइंट आपको आ जाएंगे। तीसरी चीज, इनके पर्टिकुलर भी 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया पर्टिकुलर, जैसे एकीकृत न्यायपालिका 3 नंबर में आपको पूछ लिया गया, एकल संविधान, एकल नागरिकता, विधिक शासन, न्यायिक समिति, न्यायिक पुनरावलोकन, इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रस्तावना में हम प्रस्तावना संबंधी जो वर्ड्स हैं उनका डिटेल करेंगे, वहां पर भी 3 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। संपूर्ण पुरुष संपन्न है, पंथनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक गणराज्य। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि एक बार लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर पूछा गया था 3 नंबर में, काफी पहले। ठीक है, तो यहां तक ये चीज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर संविधान, भारतीय संविधान की आलोचना के पॉइंट, पिछले बार ये क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, पिछले बार का 11 नंबर का क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन पिछले बार 11 नंबर में पूछा गया है ना। तो उसमें आपको ये विशेषताएं लिखना है और उसकी आलोचना भी करनी है। 2 चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ी, जो पिछले बार का क्वेश्चन है। तो आलोचना के कुछ पॉइंट मैंने वैसे बता दिए हैं, एक बार फिर से उनको रिवीजन उनका कर लेते हैं। संविधान की आलोचना, दोष। आलोचना दोष के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था दोष का, वो है वकीलों का स्वर्ग, है ना। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, और ऐसा कहने वाले हैं आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो जैसा मैंने उस समय बताया था कि यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, किसने कहा है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, और इसको ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है। तो उसका मैंने रीजन भी बताया था कि भारतीय संविधान, जो संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी, संविधान सभा, उसमें ज्यादातर वकील थे, है ना। संविधान निर्मात्री सभा, संविधान सभा में अधिकांश सदस्य वकील थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण में कानूनी भाषा का प्रयोग किया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, संविधान सभा में अधिकांश सदस्य वकील थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण में कानूनी भाषा का प्रयोग किया, जो वकीलों के लिए सुविधाजनक थी, इसलिए उसको वकीलों का स्वर्ग कह दिया गया, है ना। वकीलों का स्वर्ग मतलब वकीलों के लिए अच्छी है, और आम जनता के लिए नरक हो गई। आम जनता के लिए मुश्किल थी वो समझना। अब आप खुद समझ सकते हैं कितनी टफ लैंग्वेज यूज की गई है। अब ये जो नोट्स है ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, लेकिन आप जब वियर एक्ट पढ़ेंगे, भारत का संविधान करके वियर एक्ट आता है, उसको आप पहले पढ़ो तब आपको समझ में आएगा कि क्या है संविधान। उसमें वियर एक्ट जो होता है उसमें एक तरफ हिंदी में दिया रहता है, इस तरफ इंग्लिश में है, और सामने की ओर हिंदी में दिया रहता है। तो उसको आप पढ़ो तो आपको जो है हिंदी से इंग्लिश ज्यादा समझ में आएगी। हिंदी के वर्ड बहुत टफ रहते हैं, जैसे अभी बताया अच्छुण है ना, प्रवर्तन है, नव प्रवर्तन है, उन्नयन है, परिहार है, इस तरह के वर्ड यूज हुए हैं उसमें, है ना। तो वही कह रहा हूं कि हिंदी आपको टफ लगेगी, इंग्लिश सरल लगेगी, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड तो फिक्स ही रहते हैं। हिंदी पता नहीं कहां से उन्होंने वर्ड उठाए हैं, कहां से वर्ड ला करके उन्होंने यूज किए हैं, है ना। तो बहुत क्लिष्ट भाषा का यूज किया गया, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वकीलों के लिए स्वर्ग है वो, है ना, आम जनता के लिए नरक।
ठीक है, तो ये इसका रीजन मैंने बताया है। अगर 3 नंबर में पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो। इसके बाद उधार का थैला इसको कहा जाता है। उधार का थैला इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर प्रावधान अलग अलग देशों से हमने लिए हैं, मतलब संविधान में मौलिकता के नाम पर बहुत कम चीजें हैं, है ना, मौलिकता कम है। अलग अलग देशों के संविधानों से हमने प्रावधानों को लेकर के भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है उनको। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय 60 देशों के संविधानों का अध्ययन हुआ था, 60 कंट्रीज के संविधानों का अध्ययन हुआ था, और उन देशों से खास खास प्रावधानों को लेकर के भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, इसलिए इसको उधार का थैला बोला जाता है। निर्माण में अत्यधिक समय लगना, है ना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, आप सभी जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं।